हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी के लेक्चर नंबर 13 में, जहां पर हम बात करने वाले हैं विलियन चैप्टर के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अणुसंख गुणधर्म। काफी अच्छा इंट्रो था मेरा, है ना, बिना फंबल किए हुए। नॉर्मली हर बार फंबल हो जाता है। तो अणुसंघ गुणधर्म के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। और इसी टॉपिक के माध्यम से आप जो पहले हमने आइसक्रीम खाई है या फिर बर्फ को कैसे पिघलाते हैं, सारी चीजें इसी से निकल के आती है। तो आगे हम ये समझेंगे कि ये होता कैसे है और इसके पीछे की साइंस क्या है और क्या सांद्रता के पदों से कैसा इसका संबंध है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है, तो वापस से आप आएंगे अगले वाले पेज पर और यहां पर हेडिंग लगा लीजिएगा, लगा लेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है और क्या होता है हिमांक, क्या होता है हिमांक, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बात, तो अपन सब कुछ लिखेंगे। गुड इवनिंग बेटा हिमांशी, गुड इवनिंग। आई होप आपने कल वाले सारे लेक्चर, कल के लेक्चर देख लिए होंगे तीनों। तो आज है हमारा टॉपिक हिमांक में अवनमन। ये हल्का सा तिरछा हो गया है, ठीक कर दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमांक के बारे में कि हिमांक क्या होता है। इस पे ऑलवेज आपको पता है, जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं, स्पेशली जब विलियन चैप्टर की बात होगी, जब विलियन चैप्टर की बात होगी तो सर हमेशा, सर की आदत हो चुकी है, सर हमेशा पता है क्या करते हैं, सर पहले एक चित्र बनाते हैं और वो चित्र के माध्यम से फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग समझ जाएंगे बहुत अच्छे से कि क्या होता है हिमांक में अवनमन। ये आपका है शुद्ध विलायक, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, शुद्ध विलायक है ये आपका। ठीक बात। ये आपका है शुद्ध विलायक। ठीक है, यानी कि मैं इसे बोलूंगा पानी, H2O। व्हाट इज दिस, H2O। इसके बारे में कल आपने एक बात पढ़ी थी, वो बात ये थी, हमारे पास में शेप, चलो कैन बी हैव अ शेप, यहां पर है हमारे पास में। ओहो, चलो मैं कुछ नया ट्राई करता हूं। इसे थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, है ना। आप लोग भी एक्चुअली ये डायग्राम एनसीईआरटी में बने हुए हैं, तो हमें भी बनाने पड़ेंगे। हमें भी क्या करना होगा बच्चों, बनाना होगा, तो बनाते हैं। ये देखो, ये एक ग्राफ बना हुआ है। आपने कल ये बोला था, अब मैं यहां पर मान लेता हूं ये जो है ये 0 है, इधर पे जो है 10 है, तो इधर डायरेक्ट में कर रहा हूं 100, इधर पे भी कर रहा हूं 10, इधर पे भी मैं कर देता हूं 100, इधर माइनस का 10 है, इधर माइनस का 100 है। और ये वाली जो स्थिति है, इस ओर, यहां पर इस ओर ताप बढ़ेगा। कहां से बेटा, कहां से बढ़ेगा, 0 के बाद इस ओर ताप बढ़ेगा, जबकि इस ओर जो है, इस ओर जो है ताप जो है वो कम होगा, इस ओर बढ़ेगा, इस ओर बढ़ेगा। ठीक बात। अब ये वाला जो है, ये वाला जो है वो दर्शाता है वाष्प दाब को। ये वाला किसको दर्शाता है, वाष्प दाब को। हम पढ़ रहे हैं हिमांक में अवनमन, परंतु सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हिमांक क्या होता है। व्हाट इज
हिमांक। ओके, तो हिम यानी बर्फ, अंक मतलब वह बिंदु जिस पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। परंतु ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे हम, ये साइंटिफिक परिभाषा थोड़ी ना है, हमें प्रॉपरली बताना पड़ेगा, हमें प्रॉपरली धीरे धीरे करके इसे समझाना पड़ेगा कि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल प्रश्न इससे बनते हैं, तो ध्यान रहे ये है आपका शून्य बिंदु, दिस इज योर शून्य। अब फिर से हमें एक सीधी लाइन की आवश्यकता होगी और वो सीधी लाइन होगी ये वाली। हम यहां से, अरे यार, हम यहां से एक सीधी लाइन खींचते हैं ये, ठीक है। अब इसका मार्क हटाना पड़ता है हर बार, तो ये मार्क भी हटा दिया हमने। इसका कलर जो है वो येलो कर देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। और इस स्थिति पर मैं लिख देता हूं इसका दाब जो है, इस स्थिति पर इसका जो वायुमंडलीय दाब है वो है 1.013 बार। कौन सी स्थिति पे? शुद्ध विलायक की स्थिति में। अब जब इसका तापमान होगा तब भी इसका वायुमंडलीय दाब कितना होगा बेटा? 100 डिग्री पर। मतलब अब यहां पर ध्यान से समझना, जब आप 0 डिग्री तापमान से, जब आप 0 डिग्री तापमान से 100 की ओर जाओगे, 0 डिग्री तापमान से 100 की ओर जाओगे, तो इस ओर आप ये कह सकते हो कि जो आपका पानी है वो उबलेगा। क्या कह सकते हैं हम? उबलेगा। और 0 से जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो आप ये बोलोगे कि पानी जो है वो जमना स्टार्ट होगा या जमेगा, ठीक है। तो शून्य वाली स्थिति पे, शुद्ध विलायक की स्थिति में, शुद्ध विलायक की स्थिति में जो वायुमंडलीय दाब है किसका? किसी शुद्ध विलायक का, वो होता है 1.013 बार। मैं यहां पानी का उदाहरण ले रहा हूं, तो 100 डिग्री पर भी पानी का जो वाष्प दाब 100 डिग्री पर, यानी कि जब द्रव्य की अवस्था, जब द्रव्य की अवस्था कैसी होगी? तरल ही होगी। और इस ओर जाओगे तो ठोस होगी। तो बड़ा डिटेल में समझना, ये वाले में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस ओर जब जमेगा तो हम इसे बोलते हैं ठोस प्रावस्था। क्या बोलते हैं? ठोस प्रावस्था। और इसे जो बोला जाता है वो बोला जाता है द्रव्य प्रावस्था। अब 0 डिग्री से इधर जाओगे तो पानी जमना स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से इधर जाओगे तो पानी जो है वो उबलना स्टार्ट होगा। इतनी बात याद रखना। और ये जो गति है, ये जो गति है जमने और उबलने की, इस जीरो वाले पॉइंट पर, इस जीरो वाले पॉइंट पर साम्य होती है। कैसे होती है? साम्य। मतलब इधर से आओगे तो जमना, इधर से जाओगे, इधर से, जैसे आप 0 से आगे जाओगे तो उबलेगा, 0 से इधर जाओगे तो जमेगा। 2 बार हमने रिपीट कर दिया। 0 जो है वो साम्य बिंदु, 0 के जैसे ही आप पास में आओगे द्रव्य जो है वो ठोस प्रावस्था की ओर प्रस्थान करने लगे। मतलब 0 क्या है? 0 क्या है द्रव्य के लिए? 0 जो है द्रव्य के लिए हिमांक बिंदु है। तो हम इस प्रकार से हिमांक बिंदु को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी द्रव्य का वह बिंदु या वह तापमान जिस पर उसकी द्रव्य प्रावस्था एवं ठोस प्रावस्था की गति साम्य हो। यही वाली बात बुक में लिखी है कि हिमांक बिंदु हम उसे कहते हैं जिस पर शुद्ध विलायक का द्रव्य अवस्था तथा ठोस प्रावस्था साम्य गति पे हो। कैसा हो? साम्य गति पर हो, ठीक है। अब यहां पर हमने बताया अभी बिंदु की बात, अभी हमने बताया बिंदु की, अभी इसका संबंध हमने वाष्प दाब पर स्थापित नहीं किया। अब दूसरी परिभाषा, फिर से हिमांक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हिमांक की। और इस हिमांक का संबंध हम स्टार्ट करेंगे वाष्प दाब से। तो हिमांक बिंदु किसी पदार्थ का वह बिंदु है जिस पर उसकी ठोस प्रावस्था एवं द्रव्य प्रावस्था का वाष्प दाब एक समान होता है। क्या मतलब हुआ कि ठोस प्रावस्था में भी उसका वायुमंडलीय दाब जो है वो 1.3 बार होगा और द्रव्य प्रावस्था में भी उसका वायुमंडलीय दाब कितना होगा? 1.3।
हिमांक बिंदु की एक और परिभाषा आपको मिल गई जिसमें आपने ये बताया कि इसका संबंध वाष्प दाब से हम कैसे स्थापित करेंगे। तो हिमांक बिंदु वह बिंदु है जिस पर किसी तरफ किसी पदार्थ का द्रव्य प्रावस्था एवं ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब समान होता है। इधर जमने की स्थिति और इधर पिघलने की स्थिति दोनों कैसी होगी, समान होगी। शून्य पर आओगे तो पानी ठोस प्रावस्था, शून्य से माइनस की ओर जाओगे तो जमना स्टार्ट हो जाएगा, शून्य से प्लस की ओर जाओगे तो गर्म होना और गर्म होने के बाद में उबलना प्रारंभ हो जाएगा। यहां तक आपको हिमांक बिंदु के बारे में बात समझ में आ गई होगी कि वह तापमान जिस पर किसी द्रव्य की ठोस प्रावस्था और द्रव्य प्रावस्था से वह ठोस प्रावस्था की ओर प्रस्थान करने लगे, है ना। हिमांक बिंदु की यदि हम परिभाषा बोले, दूसरे शब्दों में यदि मैं बोलूं तो हिमांक बिंदु किसी पदार्थ का वह बिंदु है जिस पर वह द्रव्य प्रावस्था से ठोस प्रावस्था की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ हो जाता है। वही दूसरी ओर यदि आपको हिमांक बिंदु की परिभाषा वाष्प दाब से संबंध करवानी है तो किसी पदार्थ का हिमांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर उसकी ठोस प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब एक समान होता है। ये होगी दूसरी परिभाषा। हमारे काम की है दूसरी परिभाषा। हमारे काम की कौन सी परिभाषा है बेटा, दूसरी परिभाषा। तो शुद्ध विलायक, जैसे कि आपने माना था जल, शुद्ध विलायक जिसे आपने बोला था कि ये जल है, तो इसका हिमांक बिंदु मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, कितना है, शून्य। इसका हिमांक बिंदु कितना है, शून्य। और इस शून्य को दर्शाया जाता है टी एफ नॉट से। ये शून्य जो है ये क्या है, टी एफ नॉट, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु टी एफ नॉट। ठीक बात। अब तुम्हें मालूम है, अब तुम एक बात तो सीख गए हो कि हम इस चैप्टर में विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुद्ध विलायक अकेले से कोई बातचीत नहीं होगी, शुद्ध विलायक अकेले से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी, है ना। चलो ये हमने द्रव्य भर दिया भाई साहब, ये द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। ये भरा हुआ है तरल यानी कि पानी, शुद्ध है, अभी शुद्ध है। मैंने इसे ए बोला है, दैट इज विलायक, निश्चित ग्राम है इसका, शुद्ध है बिल्कुल। अब इस पे हम मिला रहे हैं NaCl, क्या मिला दिया हमने, नमक। और नमक क्या है, नमक है एक अवाष्पशील पदार्थ। क्या है बेटा, नमक जो है वो अवाष्पशील पदार्थ है। नमक क्या है बच्चा, अवाष्पशील पदार्थ, जिसे आप बोलते हो विलय। और ये है बी, क्या है, बी। अब आपने वाष्प दाब में पढ़ा है कि जब किसी शुद्ध वाष्पशील अवयव में एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो राउल्ट के नियम के अनुसार उसके वाष्प दाब में आ जाती है कमी। क्या जाती है, कमी। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, आज का वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबा ना जाए, तो मैडम बी रेडी। आपका मे भी लेक्चर 7:30 या 7:45 से स्टार्ट हो जाना चाहिए, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अभी आपने एक बात बोली कि क्या राउल्ट के नियम अनुसार, क्या है राउल्ट के नियम के अनुसार, लिख लेते हैं। जब किसी वाष्पशील पदार्थ में, ये देखो, अवाष्पशील पदार्थ घोला या मिलाया जाता है, घोला जाता है, तो इसके वाष्प दाब में कमी होती
है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी था ये जब शुद्ध था तो 0 डिग्री पर जम जाता था, मतलब इसकी द्रव्य प्रावस्था और ठोस प्रावस्था में वाष्प दाब 0 डिग्री पर जब ये था तो ये जम जा रहा था। उस समय इसका वायुमंडलीय दाब 1.013 बार। हाँ, परंतु जैसे ही आपने इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो वाष्पन की क्रिया कम हुई, जिसके कारण से यहां पर जो वाष्प दाब है वह भी कम हो गया। जो वाष्प दाब है वह भी कैसा हो गया? कम, डाउन हो गया। अर्थात अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब में भी कमी आई। तो सीधा सा संबंध है कि जब वाष्प दाब कम होगा तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जो 0 डिग्री तापमान है जिस पर ये जम रहा था, वह भी कम होगा, वह भी कम होगा। फिर से मुझे एक और बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राफ बनाने के लिए कौन सा वाला जो सिस्टम है वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि हर बार मैं सोचता हूं कि ग्राफ बनाया जाए। चलो इस वाले को ट्राई करके देखते हैं। इस वाले को अपन ट्राई करके देखते हैं कि क्या दिस इज गुड और नॉट। ओहो, ये शायद सब एक ही और काम करते हैं, एक ही और काम करते हैं। कोई बात नहीं, अपन भी एक ही और काम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से इसे मिला देते हैं, ठीक है, और इसे हटा दो। ये देखो, अभी आपने ये बोला था ये 0 डिग्री तापमान है, ये 0 डिग्री तापमान है। इस स्थिति पे ये वायुमंडलीय दाब जो था, इस स्थिति पे ये जो वायुमंडलीय दाब था ये था 1.013 बार। कब? जब शुद्ध विलायक था। और इसे, चलो मेरे को एक और वकील की आवश्यकता होगी, मैं बार बार भूल क्यों जा रहा हूं। हम यहां से एक सीधी लाइन खींच देते हैं, दिस। आई होप आप सभी को विजिबल होगी ये लाइन। हाँ होगी ही। ये हमने मार्क हटा दिया, हमने इसकी कॉपी बना ली। अब क्या हुआ बेटा, अभी ध्यान से देखोगे, इसे हम हटाते नहीं। ये 0 डिग्री तापमान था, उस समय इसका वायुमंडलीय दाब कितना था? 1.013 बार। अब आपने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया होगा, तो क्या इसका वाष्प दाब उतना ही रहा होगा? क्या इसका वाष्प दाब उतना ही रहा होगा? ये है शुद्ध विलायक। ये क्या है? शुद्ध विलायक। यहां से जरा इन्हें मिटा दूं मैं, चलो 1.013 बार। ठीक है, ये था इसका हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु, या हम ये कह सकते हैं, हाँ, ये जो था द्रव्य विलायक, उस समय ये इसका हिमांक बिंदु था। कितना? 0 डिग्री। अब आपने इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, या आप ये कह सकते हो, चलो इसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, इसे अब हिमांक बिंदु नहीं कहते, हम इसे बोलते हैं कि इस समय ये इसका वायुमंडलीय दाब था। क्या था बेटा? वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायुमंडलीय वाष्प दाब। ये लो, मैंने यहां पर लिख दिया वायुमंडलीय दाब। तब जब 0 डिग्री तापमान था, कितना था? 1.013 बार। अब आपने एक इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अवाष्पशील पदार्थ मिलाते ही वाष्प दाब में क्या आई होगी? कमी आई होगी। क्या आई होगी? ये जो यहां पर है, ये कहां चला गया होगा? यहां पर चला गया। तो मैं इसे यहां पर दर्शाऊंगा। और जैसे ही आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, जैसे ही आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, ये बन गया विलयन। ये क्या बन गया बेटा? विलयन। और ये अब जो है, ये है विलयन का वायुमंडलीय दाब। ये क्या हो गया? विलयन का वायुमंडलीय दाब।
क्या बन गया, विलियन का वायुमंडलीय दाब। तो यहां पर 0 डिग्री जो था वो था TF0, ये क्या था, 0 जो था वो TF0। जब आपने इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो ये बन चुका है विलियन, और जैसे ही विलियन का वाष्प दाब कम हुआ अर्थात यहां पर जो 0 डिग्री तापमान है वह भी खिसक जाएगा, और जहां पर ये खिसकेगा उसे बोला जाता है TF अर्थात विलियन का हिमांक। इसे आपने बोला था शुद्ध विलायक का हिमांक। क्या बोला था, शुद्ध विलायक का हिमांक। जब आपने इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो ये बन गया विलियन, और TF लगा है तो यहां पे विलियन कर दीजिए, विलियन का हिमांक। अब ध्यान से देखोगे, ये TF0 था, ये TF था, इसके बीच में कमी आ गई, अंतर आ गया। ये जो कमी आई इसे ही बोला जाता है डेल्टा TF, और डेल्टा TF को ही बोला जाता है हिमांक में अवनमन। इसे ही क्या बोला जाता है बेटा, हिमांक में अवनमन। शुद्ध अवस्था में या जब पानी साफ था, शुद्ध था, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं थी, तो वो 0 डिग्री तापमान पर जम जाता था, अर्थात उसका वायुमंडलीय दाब 1.013 बार था। इस स्थिति में जब आपने उसमें एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो उसके वाष्प दाब में भी कमी आई, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि उसके हिमांक बिंदु में भी कमी आई होगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि शुद्ध पानी, ये प्रयोग भी आप घर में आज ही फ्रिज में कर सकते हो कि एक गिलास पानी रखोगे शुद्ध, और एक एक दूसरा पदार्थ रखोगे, मतलब वो दोनों जगह मैंने एक सही लिख दिया। आप ये प्रयोग घर पे भी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बताता हूं। एक गिलास जो 250 ml से 100 ml ही लेना, ज्यादा मत लेना, 100 ml या 200 ml पानी लेना, शुद्ध, कुछ मत मिलाना। फिर एक और पानी लेना 200 ml, उसमें ये समझ लो कि 4 से 5 छोटे चम्मच जो है वो नमक मिला देना। इसे फ्रिज के अंदर रखना और देखना कितने घंटे के लिए रखोगे। आपको इसे रखना है, बार बार प्रयोग करना है, तो पहले 1 घंटे के लिए रखोगे, देखोगे क्या परिवर्तन आया, कौन सा वाला जमा। नहीं जमा होगा तो 2 घंटे बाद देखना कि कौन सा जमा और कौन सा नहीं जमा। तो ये जो आपका शुद्ध पानी है, जिसमें हम ये बात करें, सिर्फ ए बात करें और इसकी बात करें कि इसमें ए और बी दोनों है, तो ये वाला पहले जमेगा जबकि ये नहीं जमेगा। इसी का प्रयोग, इसी पद्धति का प्रयोग जब बर्फ बनाते हैं, बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां, तो एक स्टील का पात्र होता है, उसके अंदर शुद्ध पानी भरा जाता है, उसे नमक वाले विलयन में डोबा जाता है। नमक वाले विलयन को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ अपने आप बहुत जल्दी ही बन जाती है। यही विधि हमने देखी है नॉर्मली, ठीक है। और आइसक्रीम बनाने की भी यही प्रोसेस है। तो ऐसे करके आप इसे बना सकते हैं। ये एक उदाहरण था कि TF0 शुद्ध विलायक का हिमांक, TF विलयन का हिमांक, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन। अब इंपॉर्टेंट बात कि भाई साहब ये जो डेल्टा TF है, ये हमारे सांद्रता के किस पद के साथ संबंध स्थापित करेगा। मतलब ये जो हिमांक में अवनमन है कितना होगा और कैसे होगा। तो ये शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक में आपने एक विलय के क्या डाले, कण डाले, विलय के मोल डाले। तो जब बात शुद्ध विलायक के द्रव्यमान की हो, शुद्ध विलायक की हो, उसमें विलय पदार्थ के मोल की हो, तो एक बहुत अच्छा आपके पास में सांद्रता का पद है जिसे आप बोलते हो मोललता। क्या बोलते हो बेटा, मोललता। तो TF0 जो है वो समानुपाती होता है किसके, मोललता के। जितने मोल आप विलयन में, जितने मोल आप शुद्ध विलायक में डालोगे विलय के, उतना ही डेल्टा TF यानी कि हिमांक में अवनमन होगा, उतना ही हिमांक में अवनमन होगा। अब हमें समानुपाती का निशान हटाना है, तो डेल्टा TF बराबर होगा KF इंटू एम के, डेल्टा TF इंटू एम के। अब आपको एक नई चीज मिल गई, वो नई चीज है KF, वो नई चीज है बेटा KF,
और के एफ जो है इसके 3 नाम है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 12वीं दो, पीएनएसटी दो, नीट दो, कोई भी बड़ा एग्जाम दो, तो जो के एफ है इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। स्पेशली पीएनएसटी वाला बच्चा यदि कोई देख रहा होगा तो आप लिख सकते हो। के एफ के बहुत सारे नाम हैं। हिमांक अवनमन स्थिरांक, क्या बोलते हैं इसे? हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये हो गया पहला नाम, ये हो गया पहला नाम। दूसरा नाम है इसका मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसे क्या बोलते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। And the last on the list, that is cryoscopic. ये जो नाम आपके सामने लिखाए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, केएफ के 3 मान। अब केएफ क्या होता है? तो केएफ वही, मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम शुद्ध जल लिया और उसमें विलय के कुछ निश्चित मात्रा में मोल डाले। मतलब एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, जैसे कि यहां पर आपको एक टेबल देखने को मिलेगी। ये टेबल मुझे वैसे लाना था, आज नहीं ला पाए, कल वाले वीडियो में लाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका 1 किलोग्राम जल है, उस 1 किलोग्राम जल में आपने 0.52 ये मोल है। क्या है? मोललता है। ये जो आपको है ये मोललता है। यदि किसी विलायक में मोललता जो है 0.52 है किसके? विलय की, तो इस स्थिति में यहां पर आपको हिमांक में अवनमन यानी कि केएफ जो है वो 1.86 देखने को, अच्छा मैंने गलत बोल दिया, मैंने यहां पर गलत बोल दिया। यहां पर जो है कि 1.86 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको केएफ का मान यहां पर देखने को मिलेगा, कितना होता है? 273। क्या है? 273 होगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये यहां से मैं हटा दूं, आपके सामने एक टेबल बनी हुई होगी। ये टेबल पे यदि मोललता का मान, ये जो मोललता का मान है, एम का जो मान है वो है 1.86। कितना है? 1.86। इस स्थिति पे जो आप जल को फ्रीज करेंगे, जल को यदि जमाएंगे, तो उसको जमाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होगी वो होगी 2730। मोललता का मान कितना हो? इतना। तो आपको जो टेम्परेचर लगेगा यानी कि जो टीएफ है वो इतना होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सी टेबल है जिसे हम कल समझेंगे, आज इसे स्किप करवा रहा हूं मैं अभी के लिए, तुरंत के लिए, क्योंकि वी डोंट हैव अ टाइम। अब बात करते हैं अपन कि कैसे आप द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो, कैसे आप द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। तो यहां आप लिखोगे डेल्टा टीएफ। क्या लिखोगे बच्चे? डेल्टा टीएफ। ये लिख लिया आपने, डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू मोललता। बड़ा सूत्र डेल्टा टीएफ केएफ इंटू मोललता का सूत्र होता है WB बटे MB गुणित 1000 बटे WA। ये आपका एक सूत्र है। इसी प्रकार से आपको कभी कभी अणुभार भी बोल सकता है। किसके? विलय का अणुभार यदि आपको ज्ञात करना हो तो कल भी आपको याद करवाया था, आज भी करवा देते हैं। कल भी आपको ज्ञात करवाया था, आज भी आप लिख लीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा कि आप यहां पर लिखेंगे KF तो जैसे का वैसा ही रहेगा, जो फ्लिप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहां होगा WB बटे डेल्टा TF गुणित 1000 बटे WA। ये हो गया आपका सूत्र। अच्छा, एक सूत्र में आपको लिखवाना भूल गया, और वो सूत्र ये है, वो सूत्र ये वाला भी लिख लेते हैं बेटा।
वो सूत्र आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। कहां पर? यहां पर। यहां पर इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पूरा ही सेलेक्ट हो गया? चलो, ओ हो, गलती हो गई। हमें सिर्फ इतना चाहिए भाई साहब, ठीक है। ओह, कोई नहीं, उसे हम लिख लेंगे। ये हो गया छोटा। जाकर के यहाँ जाएगा डेल्टा। तो शुरुआती दौर में यदि आपको डेल्टा टी एफ ज्ञात करना हो, डेल्टा टी एफ ज्ञात करना हो, तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ, वो मोललता से संबंध स्थापित करे थे हमने। किससे स्थापित करे थे बेटा? मोललता से। अब मान लो तुम्हें ये बोले कि पहले जो है वो 0 डिग्री तापमान उबल रहा था, सॉरी जम रहा था, अब -5 में है, -5 में। तो ये बताओ हिमांक में अवनमन कितना आएगा? कैसे निकालोगे इसे कैसे निकालोगे? तो बड़ा ही सिंपल है। आप सबसे पहले जो ज्यादा है, 0 ज्यादा है या -5 ज्यादा है? बताओ, 0 ज्यादा है या -5 ज्यादा है? 0 ज्यादा है। तो आप यहां पर लिखोगे डेल्टा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। हिमांक में अवनमन बराबर होता है, हिमांक में अवनमन बराबर होता है शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु माइनस विलयन का हिमांक बिंदु। शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु माइनस विलयन का हिमांक बिंदु। सिमिलरली इसी प्रकार से डेल्टा टीबी जो है वो बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट के। बॉइलिंग पॉइंट है ना, टीबी के लिए हमने कल उल्टा लिखा था, टीबी के लिए हमने क्या लिखा था कल? इसी प्रकार से, है ना। डेल्टा, ये दोनों सूत्र लिख लेना भैया, है ना, ये अलग अलग होते हैं। इसमें ध्यान से देखोगे शुद्ध विलायक पहले आता है, विलयन बाद में आता है। इसमें विलयन पहले आता है, शुद्ध विलायक बाद में आता है। तो ये दोनों जो है बच्चे आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करवाएंगे परीक्षा में, इसीलिए याद रखेंगे, इनसे न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं। इनसे क्या होता है? न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है, ठीक बात। तो ये था हिमांक में अवनमन, जिसे आपने समझा आधे घंटे में, जिसे आपने समझा आधे घंटे में। अब काफी सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इससे। मुझे बताओ आपको कहां से समझ में नहीं आया, तो हम वहां पर से बात कर लेते हैं, ठीक है। बस एक जो परिभाषा आपको लिखवानी थी हिमांक वाली, तो हिमांक में परिभाषा, हिमांक की परिभाषा मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं कि हिमांक होता क्या है। हिमांक की परिभाषा आप लोगों को लिखवा देता हूं। कुछ थ्योरी जो है वो आप लिख लीजिए ताकि आपको काम आ जाए, बाद में आप नहीं तो ढूंढते रहोगे कि थ्योरी कहां से लिखना है, ठीक है। किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर शुद्ध विलायक का ठोस ठोस एवं द्रव्य प्रावस्था में वाष्प दाब समान हो। क्या है बेटा? समान हो। क्या कहलाता है उसका? उसका हिमांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। एक ये परिभाषा लिख लीजिएगा
आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो एक ये वाली परिभाषा आप लिख सकते हो। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां पर भी ये सारी चीजें लिखी हुई है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी आप ये लिख सकते हो, जब एक और परिभाषा यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो, वो परिभाषा ये है, दोनों परिभाषा एक साथ लिखोगे, वह है ताप। क्या लिखोगे? वह ताप जिस पर द्रव्य ठोस प्रावस्था की ओर, ठोस प्रावस्था की ओर प्रस्थान करने लगे। ओहो, लागे लिख दिया हमने, लगे होगा, क्या होगा? लगे, उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी परिभाषा की। हमने यहां पर एक परिभाषा आपको लिखाई है, ये वाली। जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो इसके वाष्प दाब में कमी आती है, और आई हुई इसी कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। आई हुई इसी कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। चलो एक बार नोट्स में भी चेक कर लेते हैं, क्या मैं भी एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं आप सभी को। सिंपल एक और परिभाषा लिख सकते हो कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील वेद पदार्थ घोला जाता है तो उसकी हिमांक में कमी आ जाती है। इस आने वाली कमी को ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है। मैंने आपको हर एक चीज लिखवा दी है, और एक टेबल है जो आपको करवानी है। न्यूमेरिकल हम बहुत जल्दी नहीं, परीक्षा के पहले पहले सॉल्व करेंगे। अभी से सॉल्व करके तो मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम लोगों को कितना समझ में आएगा, इस वजह से न्यूमेरिकल अभी नहीं करते। इस चैप्टर को पहले समाप्त करते हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आप सभी को बता दूं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अब जो आपको आगे पढ़ना है, इस चैप्टर में जो आगे आपको पढ़ना है, आपका अगला टॉपिक है परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। इसके बाद में आप पढ़ोगे प्रतिलोम परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण दाब। फिर आप पढ़ोगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसके 2 लेक्चर होंगे मेरे हिसाब से, 2 से 3 लेक्चर होंगे। तो टोटल इस चैप्टर के 5 लेक्चर बचे हुए हैं बेटा। कितने लेक्चर बचे हुए हैं? 5 लेक्चर के बाद में ये जो चैप्टर है हमारा, ये एंड हो जाएगा। और इसके बाद से जो भी लाइव स्ट्रीम होगी, जो भी लाइव स्ट्रीम आपको दिख रही है अभी, लाइव जो दिख रही है, वो सिर्फ पेड बैच वाले बच्चों को दिखेगी। किसको दिखेगी? सिर्फ पेड बैच वाले बच्चों को दिखेगी। हम अनलिस्टेड कर देंगे इन्हें, जो बच्चों ने पे किया है सिर्फ उन्हीं तक ये वीडियोस पहुंच पाएंगे। बाकी के जो वीडियोस हैं जिनकी क्वालिटी सही नहीं है उन्हें हाइड कर दिया जाएगा, मतलब पुराने वाले जो हैं उन्हें हाइड कर दिया जाएगा। सिर्फ न्यूएस्ट वीडियो जो है, इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दैट इज चैप्टर 6। उसका नाम है हेलो एल्केन। एल्केन आपको आके हेलो बोलेगा, इसीलिए वो बोलेगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव रखेगा ये चैप्टर। आपकी तिमाही परीक्षा में आते हैं इससे काफी सारे प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव रखता है 12th में।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करेंगे, आपका बेस बनाऊंगा मैं काफी अच्छा। तो जो बच्चे पैसे देंगे, मतलब जो पैसे नहीं रहे, पैसे बोलना गलत बात है, जो बच्चे प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन लेंगे उन्हें ये देखने को मिलेगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उन्हें ये लेक्चर सही से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बात। तो इसी के साथ में कल फिर से आप सभी से मेरी मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा अपना। कल हमारा टॉपिक है पराशरण दाब, इसके बाद होगी मैडम की क्लास। यहां पर आपके लिए मैं लिख दूं नेक्स्ट क्लास इज बायोलॉजी। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो है बायोलॉजी की। 10 मिनट बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। कितने देर बाद? 10 से 15 मिनट में ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में आके देखते रहना, मैडम आपको अपडेट दे देंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है उनका भी। शुक्रिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।